मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलस्तमहरि सर्वमंगल मंगले शिवे स्वार्थसाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आपदां हतारं दातारं सत्संपदां लोकाभिरामं श्रीरामं श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता कुमारो भटुवांगागम पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मार्तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानर्तमुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री बालाजी महाराज की, सरस्वती माता की, सप्तऋषि मंडल की। बहुत ही सुंदर अवसर। सम्माननीय सभी अतिथिगण, परम श्रद्धेय विनोद शास्त्री जी, मुकेश जी भारद्वाज एवं सम्माननीय अतिथिगण पांडे जी, और इस आयोजन में आप सबकी मैं कहूँगा कि इस ज्योतिष सम्मेलन के आप लोग सभी वैज्ञानिक हैं। सम्मेलन में अपने शोध जो लेके आए वो लोग सब आप आदान प्रदान करेंगे। आप सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। सबसे बड़ा साधुवाद बहन जी को, जिन्होंने ये आयोजन रखा जयपुर नगर में, जिसको छोटी काशी कहा जाता है। यहाँ निरंतर वेदांत विद्वान, ज्योतिष, सभी के बड़े गुणीजन यहाँ निवास करते हैं। ऐसे आज इस हमारे जयपुर नगर में ये आयोजन आप लोगों ने रखा। समस्त आप जितने पधारे, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझसे पूर्व वक्ता जैसा भी कह रहे थे कि आप लोग भविष्य वक्ता हैं, भविष्य की चर्चाएं आप पूर्व में बता के सामने वालों को आप किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमारे इस वैदिक साइंस के आपसे वैज्ञानिक हैं। हमारे इस वैदिक साइंस जिसको निरंतर हम लोग ज्योतिष के माध्यम से, अपनी गणना के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने का, सेवा का काम करते हैं। और संपूर्ण जीवन में कहूँगा कि कोई भी गुरु नहीं है, सारे छात्र ही हैं हम लोग। कोई ना कोई किसी न किसी से कुछ सीख रहा है। तो जो यहाँ कोई आ रहे मंच पे, तो कोई यह ना समझे कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं। हालांकि हमारे पांडे जी, मुकेश जी तो रोज चर्चाओं में, मीडिया में, पत्र पत्रिकाओं में अपने शोध देते रहते हैं। संपूर्ण राजस्थान उससे लाभ भी लेता है। फिर भी आप गुणीजनों का ये कहना है कि हमारा संपूर्ण जीवन छात्र है, सीखते रहें, निरंतर कुछ ना कुछ सबसे कुछ मिलता है, छोटा हो कि बड़ा हो। आप लोग अपने काम की निरंतरता बनाए रखें। आप सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि वक्ता कोई और थे, बीच में मुझे दे दिया, तो मैं तो बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि बालाजी आप सबको कृपा करें, बल बुद्धि के स्वामी आपके कार्य में निरंतरता आगे की ओर बढ़ाएं। आपकी वाणी में माँ शारदा सरस्वती जी विराजमान रहे। आपकी गणना, आप जो लोगों को लाभ देना चाहते हैं, उनके जीवन में कष्ट हरना चाहते हैं, कष्टों को कम करने के लिए प्रयास करना चाहते हैं, वो आपकी उपासना से, आपकी साधना से लोगों का समस्याओं का निदान हो, ऐसी मैं कामना करूँगा। बस ये प्रार्थना करूँगा कि हमारा जो वैदिक साइंस है, ज्योतिष है, हम नए जमाने में एस्ट्रो बोले, इसके मर्यादा को बना के रखें। ये साइंस है, विज्ञान है, लेकिन वैदिक है। तो वैदिक साइंस का जो मंच है, बस यही निवेदन करना चाहूँगा यहाँ से कि इसकी सात्विकता बना के रखें। सात्विकता कैसे संभव है? कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छा फलादेश निकालते हैं, सब कुछ अच्छा मिलान करते हैं, उसके पश्चात भी विपरीत उसका रिजल्ट आता है। सामने वाला आपको उलवा भी दे देता है कि आपने तो ऐसा बोला था, ऐसा क्यों हुआ? कहीं कोई आपकी वाणी में, आपके चित्त में, आपके कर्म में कोई सात्विकता अगर नहीं है, आप तो सात्विक है, अगर नहीं है किसी के, तो ऐसा उलझना मिलने सुनने को मिल सकता है। और कई बार कई ऐसे संत, कैसे ऋषिवर, कैसे महात्मा ऐसे देखे आपने, जो कोई गणना नहीं जानते, बस वो बोल देते हैं और वो काम हो जाता है। क्या है? उनकी सात्विकता है, उनका इष्ट उनके साथ है, उनका परमात्मा उनके साथ है। वो वाणी में, मन में, क्रम में, सब में सात्विकता रखते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि वैदिक साइंस है, किसी भी कोई जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता किस जाति का यह व्यक्ति इस कर्म को करता है। फर्क पड़ता है कि उस काम की कितनी आप नियम कायदे से रहते हैं, उस काम को कितना सात्विक बना के रखते हैं। इसलिए
आप लोग किसी न किसी इष्ट से, किसी भगवान से, किसी आराधना से, किसी उपासना से जुड़े रहें, ताकि आपकी वाणी में सिद्धि हो, आपके कर्म, आपका कर्म जो है, जो आप कर रहे हैं उस कर्म में निरंतरता आगे की ओर आपको वो बढ़ाए, उस कर्म से आपकी पहचान बने। ऐसी मैं आप लोगों को मंगल कामनाएं करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली भारत माता की धन्यवाद। महाराज, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो काफ़ी विद्वान हैं वो कलकत्ता, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा से भी आए हुए हैं, तो उनके लिए एक बार मैं चाहूँगी थोड़ा सा संक्षिप्त में आप अपने स्थान के बारे में भी बताएं, और जो आपने मुझे ये बताया था कि जिस चीज़ पे आप कार्य करें वो विवाह वाला, और जो आपका प्रोजेक्ट है जो आप अपने छात्रों को सिखाते हैं यूनिवर्सिटी। नहीं सर महाराज, आप, मैं चाहूँगी कि सबको ये चीज़ पता चले, अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही तो हम सबको उससे जुड़ना चाहिए। बंधुओं, इससे एक तो कई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग यहाँ कितने लोग बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जयपुर के जाने माने विद्वान कुछ लोग पीछे भी बैठे हैं, कुछ ऐसे गुणीजन भी हैं कि वो सबसे पीछे बैठते हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं। फीस भले वो 51,000 1 लाख लेते हैं, लेकिन वो पीछे छुप के बैठे, किसी को बताना ना पड़े। ऐसे विद्वान भी बैठे हैं, मुकेश जी जैसे अतिथि रूप में भी बैठे हैं। हमारे जयपुर जो है छोटी काशी, इस जयपुर की विशेषता आप लोगों को पता है। ये जयपुर जो नगर बसा, तो जयपुर नगर पूरा तंत्र पे, मंत्र पे और यंत्र पे बसावट है इसकी। जयपुर अपने आप में वास्तु का सबसे बड़ा एक केंद्र है। वास्तु शिल्प आप देखें, यहाँ की संस्कृति देखें, तो जयपुर जो नगर है इसमें बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं। हम लोग 99% बाहर से आए हुए जयपुर में हैं। पूर्वज हमारे आए और राजाओं के द्वारा हमें बुलाया गया था, हमारे पूर्वजों को। कोई किस कर्म के विशेष विद्वान थे उनको बुलाया, कोई तंत्र के थे, मेरे पूर्वज तंत्र के थे, इसलिए उनको यहाँ जयपुर में आमंत्रित किया। जयपुर में मंदिर दिए, जमीनें दी, जागीर दिए, घोड़े दिए। तो जयपुर नगर एक विशेष है। इस जयपुर नगर में किसी शोध को किया जाता है, किसी चर्चा को किया जाता है, चिंतन को किया जाता है, तो ये माने कि इसको छोटी जो काशी है, छोटी काशी में आप लोग जो मंथन चिंतन करते हैं, जो सुनते हैं और समझते हैं, ये माने कि कहीं ना कहीं आपके इस जयपुर नगर का जो जयपुर नगर तंत्र मंत्र यंत्र का जो केंद्र है, जिस केंद्र में बैठ के आप चर्चा कर रहे हैं, तो वो चर्चा कहीं ना कहीं सफल होगी। आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, वो आपके जीवन में काम देगा। मैं हाथोज से हूँ, जयपुर से पश्चिम में कालवाड़ रोड, श्री दक्षिणमुखी बालाजी करके एक स्थान है। ये प्राचीन स्थान है, आमेर रियासत कालीन, जब जयपुर नगर नहीं था तब आमेर था। चित्रकूट से कुछ संतों के द्वारा यहाँ स्थापित किए हुए बालाजी हैं, दक्षिण देखते हुए बालाजी। बहन जी ने कहा कि इस स्थान की विशेषता आप ही बताएं। मेरी कोई विशेषता नहीं है, स्थान की वजह से मुझे भी जाना जा रहा है, ये बात अलग है। हाथोज में दक्षिण देखते हुए हनुमान जी राम जी की सेवा में विराजमान है, राम जी के सन्मुख है। हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा में आता है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज, अच्छा हनुमान जी वेद में भी वेद के भी देवता, यजुर्वेद के देवता हनुमान जी है, यजुर्वेद के देवता हनुमान जी है। तो महाराज हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में उपस्थित है और दक्षिण देखते हुए। दक्षिण दिशा की विशेषता क्या है? समस्या की दिशा मानते दक्षिण। दक्षिण लंका भी दक्षिण में था, शनि भी दक्षिण में, यम भी दक्षिण में, मृत्यु का स्वामी। दक्षिण दिशा को हम लोग निगेटिव मानते हैं, तो दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी कर रहे हैं, यानी समस्याओं की ओर हनुमान जी का मुख है। और कलयुग में चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जगत उजियारा। कलयुग के देवता हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज जो दक्षिण देखते हुए राम जी की सेवा में है, उन राम जी की सेवा में हनुमान जी जो है, वो हनुमान जी को जो भी प्रार्थना निवेदन किया जाता है, कामना की जाती है, वो जल्दी कार्य सिद्ध होती है। ऐसा शास्त्र भी कहते हैं, विद्वान भी कहते हैं। मैं उन हनुमान जी की सेवा में हूँ। प्राचीन स्थान है ये हनुमान जी का। कभी किसी बंधु का मौका लगे तो दर्शन अवश्य करें। दूसरा, अभी बहन जी ने जो बताया, हम लोग एक मॉडल तैयार कर रहे हैं विद्यालय में। अधिकतर वेद विद्यालयों में क्या होता है कि बच्चे नित्य प्रकाश, पूजा प्रकाश पुस्तक सीखते हैं और थोड़ा कर्मकांड सीखते हैं और बच्चे अपने पूजा पाठ में लग जाते हैं। रुद्री आ गई, सहसरघट करा ली, अपना जीवन चल रहा है, बस वो विद्वान वहीं तक सीमित रहते हैं। विद्वान और पंडित की परिभाषा गीता में देखें। गीता में भगवान कृष्ण पंडित जन बोलते हैं, विद्वान लोगों को पंडित जन, विशेष ज्ञानी लोगों को विद्वान कहा जाता है, पंडित कहा जाता है। तो पंडित की परिभाषा बहुत सारे लोगों ने कर दी है। आजकल फिल्म वालों ने, सीरियल ने कुछ मजाक बनाकर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। पंडित का तात्पर्य खाली ब्राह्मण नहीं कहा जा रहा है, ज्ञानी पुरुष। मजाक बना दी जाती है कि साथ
कि उनका चोटी दिखाकर, कि उनका पेट दिखाकर कि शायद ये सिर्फ खाने वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर विद्वान नहीं होते, पंडित जन नहीं होते, तो आप और मैं इस ऐसे मंचों पर बैठकर और ज्ञान की चर्चा नहीं करते होते, भले वो अम्बेडकर जी थे या अन्य कोई भी थे। ये पंडित जन और विद्वानों का, ब्राह्मणों का दिया हुआ ज्ञान है, जिसी से हम लोग, आप लोग, सब लोग आगे बढ़े हैं। हम लोग जो वेद विद्यालय है, अधिकतर उनमें इतना ही होता है कि बच्चा 6 साल की जगह 6 महीने पढ़ता है और रफू चक्कर। पांडे जी यही होता है, आप भी चलाते विद्यालय। हमने ऐसे बच्चों को छांट रहे हैं जो बच्चे वैदिक अध्ययन के साथ में इंग्लिश का भी ज्ञान लेंगे, संस्कृत के में विशेष किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहेंगे संस्कृत के माध्यम से, उनको भी हम लोग उसमें लेंगे। इंग्लिश के साथ कंप्यूटर का हम लोग ज्ञान कराएंगे, वास्तु की विशेष क्लासेस कराएंगे, साइंटिफिक रीजन वास्तु के क्या है वो समझाएंगे, 16 संस्कार उस पर उनको शोध कराएंगे, 16 श्रृंगार उन पर उनको शोध कराएंगे। साथ में भागवत, संगीत और भी इससे संबंधित कोई अन्य सब्जेक्ट है, उनकी उनको जानकारी करा के, पर एक एक जैसे डॉक्टर होता है कि मानो किसी चिकित्सा का एक पर्टिकुलर डॉक्टर, हड्डी में घुटने का एक डॉक्टर है, वो घुटने पर बहुत अच्छा शोध कर लिया उसने, वो मास्टर उसका। ऐसे हम लोग वास्तु में भी विशेष, इंडस्ट्री का वास्तु, घर का वास्तु और अलग अलग जो भी होते हैं, उस वास्तु के विशेष डॉक्टरेट एक सब्जेक्ट में तैयार बच्चे। हम लोग एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं ज्योतिष में भी विशेष सब्जेक्ट के डॉक्टर। कैसे? एक शिकायत है बहुत बड़ी, कई सम्मेलनों में आप विद्वानों के बीच में रखता भी हूँ, मेरा एक काम नहीं है लेकिन मैं कह दिया करता हूँ क्योंकि आप शोध करता है, आप लोग उस पर मंथन करेंगे उस बात पर। वो क्या है? कुंडली बहुत अच्छी मिलाई थी महाराज, फलाने महाराज, 51,000 रुपये हमारे खर्च भी किए हमने, उसके बाद संबंध टूट गया। क्या कारण था? कारण बहुत होते हैं, लेकिन एक कारण सबसे बड़ा ये आता है कि शायद उस ज्योतिषी पर उन्होंने उंगली उठाई, मिलान करने वाले पर भी उठाई। कारण बहुत होते हैं, लेकिन मिलान करने वाले ने ये बातें क्यों ना बताई, नमाज वगैरह चेक किया था नहीं किया था, खाली लग्न से मिला के कर दी। मांगलिक कितने प्रकार के होते हैं इस बात को देखा था, खाली वो मंगल पर मांगलिक का दिमाग लगता है लोगों का, आओ ये मंगल मांगलिक। आप लोग तो विद्वान हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा। तो मेरी प्रार्थना और निवेदन है, जब हमारा ये चालू होगा तो रोशनी जी के द्वारा आपको भी सूचना और वो आएगा। अब कोई विद्यार्थी पुराने की नए, मैं भी विद्यार्थी हूँ, मेरी उम्र के भी हूँ, मेरे से ज्यादा भी हूँ, वो आज भी अगर तैयार है कि मैं कुछ किसी सब्जेक्ट पर करना चाहता हूँ, इसको और अध्ययन करना चाहता हूँ, इस पर सीखना चाहता हूँ, इसके बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहता हूँ, तो वो लोग भी हमारे यहाँ आमंत्रित हैं, उनकी कोई आयु सीमा नहीं है। तो हम लोग एक मॉडल तैयार कर रहे हैं ताकि वो बच्चा, वो विद्यार्थी जो मेरे यहाँ से तैयार हो, वो विदेश में जाए, अपने धर्म को, अपने कर्म को, हमारी साइंस को, वैदिक साइंस को वो रिप्रेजेंट करे, वहां जाकर उस पर वो काम कर सके, उपार्जन भी कर सके, अपने आप को वहां जाकर स्थापित भी कर सके, मेरे देश का, मेरे कर्म का और हमारे इस आध्यात्मिक वैदिक साइंस का, इसका वो प्रचार भी कर सके। ऐसी हम लोग एक संस्था तैयार कर रहे हैं कि जब बहुत सारे माताएं ऐसा आजकल पूछती हैं कि हम कौन से दिन डिलीवरी कर रहे हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि माताएं पिता दोनों ये पूछे कि हमें कब गर्भधारण का हमें मुहूर्त चाहिए, हमें कब से हम प्रारंभ करना चाहते हैं, हमें ऐसा कुछ अंदाजा चाहिए, तिथियों का ज्ञान चाहिए, कुछ नक्षत्रों का, कुछ महीनों का, और फिर वो प्रारंभ से लेकर और होने तक की जिम्मेदारी उस एस्ट्रोलॉजर की, उस गुरु की होनी चाहिए कि बच्चा सकुशल सुरक्षित, और कोई उद्दंडी बच्चा, कोई उटपटांग बच्चा, कोई माता पिता की विपरीत बच्चा ना हो जाए। उसके लिए वो क्या क्या करे, कौन कौन महीने में कौन कौन ग्रह की वो पूजा कराएगा, कौन कौन दशा का, वो सब तो शोध में निकल के आएगा, हमने तो निकाला है, आप भी विद्वान है, आपको भी पता है कौन कौन से ग्रह का दान होता है, कौन कौन से ग्रह की पूजा होती है, किस महीने में कौन सा करना है। ये सब का भी क्रम हम करेंगे ताकि नए जमाने के लोगों को हम जोड़कर और अपनी इस पौराणिक व्यवस्था को, हमारे अध्यात्म को, हमारी वैदिक साइंस को हम लोग बढ़ा सके, प्रचार कर सके। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। जब शुरुआत होगी आप सबको भी सूचना मिलेगी। बस मैं इतनी कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपकी सबकी मंगल कामनाएं करते हुए जय श्री राम। धन्यवाद।